उत्तराखंड इस हफ्ते राष्ट्रीय चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का एक कारण तो चमोली में हुआ टनल हादसा है। दूसरा हल्द्वानी में हुआ शुद्धिकरण हवन। मीडिया के खेमे जिस तरह से हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण हवन को दिखा रहे हैं, बात उससे कई ज्यादा गंभीर है। आज के वीडियो में उत्तराखंड में चुनाव से पहले चले ध्रुवीकरण की राजनीति पर बात करेंगे और समझेंगे हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण हवन से कांग्रेस और भाजपा की सियासी चाल। इसके अलावा चमोली में हुए टनल हादसे के साथ जानेंगे कि हमने सिलक्यारा से क्या सीखा और जानेंगे उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच रेस्क्यू सेंटर के हाउसफुल होने की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और वीकली खबर बात के इस एपिसोड में जानते हैं हफ्ते भर में जन सरोकार की बात। आपने कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार का हाल तो देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इस बार कांवड़िए अपने पीछे कूड़े का ढेर हरिद्वार से आगे गोमुख और गंगोत्री तक छोड़ आए हैं। सावन के महीने करीब 57,000 यात्रियों ने गंगोत्री से और करीब 1,500 यात्रियों ने गोमुख से गंगाजल भरा है और अपने पीछे छोड़ गए हैं 57 बोरे कचरा। इसमें कपड़े और प्लास्टिक दोनों शामिल हैं। इको सेंसिटिव जोन कहलाए जाने वाले इस इलाके में कांवड़िए ये कचरा तब फैला गए हैं जबकि यहाँ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। स्थानीय अखबारों ने जब ये खबर छापी तो उसके बाद सफाई अभियान भी चलाया गया। वैसे कांवड़ यात्रा के उत्तराखंड पर पड़ने वाले असर पर आप हमारी एक लंबी रिपोर्ट दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। उत्तरकाशी के बाद रुख करते हैं हल्द्वानी शहर का। हल्द्वानी की पहचान कभी कुमाऊं की मंडी या नैनीताल से लगे आखिरी मैदानी शहर की हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी पहचान बदली है। पिछली बार देश ने हल्द्वानी का नाम सांप्रदायिक दंगों की वजह से सुना, तो इस बार हल्द्वानी का नाम जातिवाद की घटना से जुड़ा है। इस हफ्ते उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का नाम देश की संसद तक उछला है। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण हवन की घटना से देश भर में हल्द्वानी शहर के रामलीला मैदान को चर्चा में ला दिया। भले ही अब भाजपा कहती रहे कि हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण हवन का भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में शुद्धिकरण हवन करने वाले लोग भाजपा से जुड़े सांस्कृतिक दलों से सीधे तौर पर जुड़े हुए लोग थे। एक ऐसे समय जब सोशल मीडिया में भाजपा के 32 विधायकों के आंतरिक सर्वे में फेल होने की खबर जोर पकड़ रही है, तब भाजपा ने बैठे बिठाए कांग्रेस को 2027 के चुनाव के लिए एक मजबूत राजनीतिक मुद्दा दे दिया है। वो भी एक ऐसा मुद्दा जो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरह भाजपा के खिलाफ कर सकता है। शुद्धिकरण हवन के राजनीतिक मायने पिछले विधानसभा चुनावों के परिणाम के गणित से खूब समझ आते हैं। इसे थोड़ा तसल्ली से समझते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो प्रमुख पार्टी रही हैं। पहले 3 विधानसभा चुनाव तक दोनों पार्टियों के बीच वोटिंग के प्रतिशत का अंतर 1 या 2% का रहता है। चौथे चुनाव यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत सीधा 13% बढ़ जाता है और दोनों पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर भी करीब 13% का रहता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत न तो कम होता है और न बढ़ता है। अब अगर बात साल 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो यहाँ कांग्रेस 4% की बढ़त लेती है, वहीं भाजपा को 2% का नुकसान होता है। इसके बावजूद भाजपा राज्य में सरकार बनाती है। इस चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच वोट प्रतिशत का अंतर करीब 7% का रह जाता है। अब यहाँ सवाल ये है कि साल 2017 में ये भाजपा का बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत आया कहाँ से। दरअसल 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा मोदी मैजिक के चलते एक बड़े मार्जिन से जीती थी। चुनाव में मोदी मैजिक का मतलब है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को उन सभी वोटर ने भी वोट डाला था जो पिछले चुनाव तक क्षेत्रीय पार्टियों को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिया करते थे। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि 2017 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा और कांग्रेस मिलकर यूकेडी के पूरे वोट बैंक पर सेंध लगा चुके थे। इस चुनाव में जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोटर का भाजपा के वोट बैंक में शामिल होना। बसपा उत्तराखंड में पहले चुनाव से ही एक महत्वपूर्ण पार्टी रही है। अगर आप 2002 का चुनाव देखेंगे तो राज्य में बसपा के पास न केवल 7 विधानसभा सीट थी, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी करीब 11% के आसपास था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा की सीट जहां 0 हुई, वहीं उसका वोट प्रतिशत 6% गिर गया। 2022 के विधानसभा में भले बसपा के पास 2 विधानसभा सीटें आई, लेकिन इस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत और नीचे गिरकर करीब 4% के आसपास रहा है।
यानी ये कहा जा सकता है कि राज्य में कभी जो वोट बसपा के पास था, वो 2022 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ गया। कई विद्वान 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का पेंच भी लड़ाते हैं, जबकि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में काफी हद तक वो वोट हासिल किए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पहले से पड़ा करते थे। कुल मिलाकर यही वो गणित है जिसे कांग्रेस अगले चुनाव में अपने पक्ष में करना चाहती है। उत्तराखंड में 20% शिल्पकार वोट हैं। ये वो वोट हैं जो राज्य में सरकार बनाने में हमेशा निर्णायक रहा है। अगर पिछले 2 विधानसभा चुनाव देखे जाएं तो ये वोट भाजपा को पड़े हैं। 2017 में जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वहीं 2022 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत घटा और कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। कांग्रेस शुद्धिकरण हवन का मुद्दा भुनाकर भाजपा की ओर शिफ्ट हुए वोट अपनी ओर कर सरकार बनाने का गणित साधती नजर आ रही है। वैसे यहाँ ये बात और जाननी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में अधिकांश मुद्दों पर चुप्पी साधने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने हल्द्वानी के विवाद पर अपना बयान जारी किया है। यानी सत्ता का जो गणित कांग्रेस साधने की कोशिश में है, उसे बसपा खूब जानती समझती है। राजनीति के सिवा एक और कारण से इस हफ्ते उत्तराखंड राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में रहा है, वो है चमोली में टनल हादसा। करीब 4 दशक पहले शुरू हुई विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना को जून 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब परियोजना की पहली यूनिट 2027 के आखिर तक और आखिरी यूनिट 2028 में चालू करने का लक्ष्य है। जनवरी 2026 की टीएसडीसी प्रोग्रेस रिपोर्ट में परियोजना की भौतिक प्रगति करीब 75% थी। पिछले एक साल में इस परियोजना में 3 हादसे हो चुके हैं। पिछले साल अगस्त में हेलंग स्थित डैम साइट पर भूस्खलन हुआ था। इसमें 8 श्रमिक घायल हुए थे। दिसंबर 2025 में परियोजना की सुरंग के अंदर 2 लोको ट्रेनें टकरा गई थी। शुरुआती रिपोर्टों में 60 घायल बताए गए, जबकि बाद में 88 लोगों के घायल होने की बात पता चली थी। इस साल 13 अगस्त को निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी और मलबा घुस गया और अब तक 8 श्रमिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पानी और मलबा अचानक कहां से आया, बल्कि ये भी है कि जिस पहाड़ में निर्माण चल रहा है, वहां बदलती भूगर्भीय स्थिति की निगरानी और उसके मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी थी। यहाँ एक वाजिब सवाल ये भी उठता है कि क्या हम पुराने हादसों से कोई सबक लेते हैं। जैसे उत्तराखंड में ही सिलक्यारा में 41 मजदूरों के सुरंग में फंसने की घटना ज्यादा पुरानी नहीं है। उस हादसे के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यूएसडीएमए ने 70 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी। क्या हमने उससे कुछ सीखा? वैसे रिपोर्ट्स की बात की जाए तो यूएसडीएमए ने एक रिपोर्ट में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 सीमांत जिलों में डेब्रिस फ्लो पोटेंशियल यानी मलबा प्रवाह की संभावना का बकायदा सैटेलाइट और जियो स्पेशियल सर्वे कराया है। इस सर्वे में कुल 49 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। यानी इस आकलन में 49 ऐसी लोकेशन सामने आई हैं जहां मलबे के तेज बहाव से भविष्य में बड़ी आपदा की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिव विनोद सुमन ने कहा है कि ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उनकी जानकारी जिलाधिकारियों के साथ साझा की गई है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी स्थानों का रिस्क असेसमेंट किया जाए और धरातल पर जाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाए। सिर्फ रिस्क असेसमेंट तक सीमित न रहते हुए आगे इन स्थानों पर कौन कौन से मिटिगेशन मेजर्स यानी जोखिम को कम करने के उपाय अपनाए जा सकते हैं, उसकी भी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट कब आएगी और उसका क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को सिर्फ आपदा से ही लड़ना नहीं पड़ता है। उनके सामने जंगली जानवरों से जान बचाने की चुनौती अलग से है। राज्य में एक और गुलदार, बाघ और भालू जैसे वन्य जीवों के हमले से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है, तो दूसरी तरफ वन विभाग के सामने अब एक नई चुनौती है। राज्य में आदमखोर या खतरनाक वन्य जीवों को पकड़ने के आदेश तो खूब दिए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए राज्य के रेस्क्यू सेंटरों में जगह नहीं बची है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि राज्य के लगभग सभी रेस्क्यू सेंटर अपनी क्षमता से भर चुके हैं। अब नए पकड़े जाने वाले वन्य जीवों को कहाँ रखा जाए, ये अलग समस्या आ चुकी है। उत्तराखंड में अभी 4 मेन रेस्क्यू सेंटर चल रहे हैं। अब इनकी हालत सुनिए। हरिद्वार का चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर 15 वन्य जीवों की क्षमता का है, उसमें 25 गुलदार हैं। नैनीताल के रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में 15 गुलदार और 3 बाघ है, जबकि उसकी कुल वन्य जीव क्षमता 15 है। कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर की क्षमता 30 वन्य जीवों की है, तो उसमें 14 बाघ और 16 गुलदार हैं। यही हाल अल्मोड़ा के मिनी जू का भी है, वहाँ 10 वन्य जीव की क्षमता है और 10 ही गुलदार वहाँ हैं।
अब ये कितना गंभीर मामला है उसे आप 1 जनवरी 2025 से जुलाई 2026 तक के एक आंकड़े से समझ सकते हैं। राज्य में इस बीच करीब 106 खतरनाक वन्य जीवों को पकड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा अल्मोड़ा वन प्रभाग में दिए गए हैं, जिनकी संख्या करीब 33 है। एक अनुमान के मुताबिक इस साल अब तक केवल बाघ और गुलदार के हमलों में ही 28 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगली जानवर और इंसानों के बीच के इस संघर्ष की पूरी तस्वीर मवेशियों के शिकार से बेहतर समझ आती है। पिछले 20 सालों में 63,000 से ज्यादा मवेशियों को बाघ, गुलदार और अन्य शिकारी वन्यजीव अपना शिकार बना चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ भी हमें किसी आदेश या रिपोर्ट के बजाय एक पॉलिसी चाहिए, तभी उत्तराखंड में मानव और वन्य जीवों के बढ़ते संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकेगा।